Hello, friends. I am Amit Kumar, and you are watching the AK Report. Today, we bring you a special story of the great social reformer Savitribai Phule. Let's explore her struggles and inspiring journey. नमस्कार। आज हम एक ऐसी महिला की कहानी जानेंगे जिन्होंने अकेले दम पर भारत में शिक्षा की तस्वीर ही बदल दी। ये कहानी है भारत की पहली महिला टीचर की, जिन्होंने समाज की बेड़ियों को तोड़ा और एक ऐसी क्रांति की शुरुआत की जिसका असर आज तक है। जरा सोचिए, आज के जमाने में एक टीचर को क्लास में क्या परेशान करता है? ज्यादा से ज्यादा बच्चों का शोर या शायद कागज के हवाई जहाज, है ना? पर अब जरा कल्पना कीजिए कि किसी को स्कूल जाने के लिए हर रोज पत्थर, कीचड़ और गाय के गोबर का सामना करना पड़ता हो। जी हां, ये सावित्रीबाई फुले की रोज की हकीकत थी। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। हम चल रहे हैं उस दौर में जहां ज्ञान पर कुछ खास लोगों का ही कब्जा था और एक लड़की के लिए पढ़ना लिखना तो मानो एक गुनाह जैसा था। ये वो दौर था जब समाज में महिलाओं और पिछड़ी जातियों के लिए पढ़ाई लिखाई के दरवाजे बंद थे। बाल विवाह तो बहुत ही आम बात थी। सावित्रीबाई की शादी भी सिर्फ 9 साल की उम्र में हो गई थी और ऐसा लग रहा था कि उनका भविष्य भी घर की चारदीवारी में ही सिमट कर रह जाएगा। पर उनकी जिंदगी में आए ज्योतिबा फूले, उनके पति, और उनकी सोच उस जमाने के हिसाब से बिल्कुल क्रांतिकारी थी। उनका साफ मानना था कि ये जात पात, ऊंच नीच सब बेकार की बातें हैं, सभी इंसान बराबर हैं। और बस यही एक सोच सावित्रीबाई की पढ़ाई लिखाई के सफर का स्टार्टिंग पॉइंट बनी। और पता है उनकी पहली क्लास कहाँ लगती थी? खेतों में, चोरी छिपे। जब सावित्रीबाई उनके लिए खाना लेकर जाती तो ज्योतिबा उन्हें पढ़ना लिखना सिखाते थे। ये सब परिवार और समाज की नजरों से बचकर हो रहा था। सोचिए, ये एक ऐसा काम था जिसके लिए उन्हें घर से निकाले जाने तक की धमकी मिली। लेकिन सावित्रीबाई ने जो सीखा उसे सिर्फ अपने तक नहीं रखा। उन्होंने फैसला किया कि वो इस ज्ञान की रोशनी को दूसरों तक भी पहुंचाएंगी। और यहीं से शुरू हुई असली क्रांति। सिर्फ 17 साल की उम्र में। जरा सोचिए, जिस उम्र में आज के युवा अपनी स्कूलिंग पूरी करने के बारे में सोचते हैं, उस उम्र में सावित्रीबाई ने लड़कियों के लिए भारत का पहला स्कूल खोल दिया था। ये उनके हिम्मत और जज्बे को दिखाता है। और ये कोई ऐसा वैसा स्कूल नहीं था। इसके दरवाजे हर जाति की लड़की के लिए खुले थे। जिन्हें समाज अछूत मानता था, वो भी वहां साथ बैठकर पढ़ती थीं। यहाँ कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि गणित, विज्ञान और सोशल स्टडीज जैसे मॉडर्न सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। ये सिर्फ शिक्षा नहीं, बल्कि सामाजिक व्यवस्था पर एक सीधी चोट थी। लेकिन ये रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। अब कहानी उस हिस्से में पहुंचती है जहां उन्हें समाज के जबरदस्त गुस्से और विरोध का सामना करना पड़ा। हर रोज जब वो स्कूल के लिए घर से निकलती तो लोग उन पर पत्थर फेंकते थे, कीचड़ और गोबर से उनके कपड़े गंदे कर देते थे। उन्हें गालियां दी जाती थीं, धमकियां मिलती थीं, यहां तक कि उनका सामाजिक बहिष्कार भी किया गया। और ये सब क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लड़कियों को पढ़ाना चाहती थी। पर इस नफरत का जवाब सावित्रीबाई ने जिस हिम्मत और शांति से दिया, वो सच में हैरान करने वाला है। वो रुकती और अपने ऊपर हमला करने वालों से कहती, ये पत्थर और गोबर मुझे फूलों की तरह लग रहे हैं। मैं तो बस तुम्हारी बहनों को पढ़ाने का नेक काम कर रही हूं। सोचिए, कितनी मजबूत इच्छा शक्ति रही होगी उनकी। इस रोज रोज की परेशानी से निपटने के लिए ज्योतिबा ने एक बड़ा ही सीधा और असरदार तरीका निकाला। उन्होंने सावित्रीबाई को 2 साड़ियां दी। वो घर से एक पुरानी साड़ी पहनकर निकलती, रास्ते की सारी गंदगी उस पर झेलती और फिर स्कूल पहुंचकर साफ साड़ी पहनकर बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देती। मिशन रुकना नहीं चाहिए था, बस। लेकिन कहते हैं ना, सब्र की भी एक सीमा होती है। एक दिन एक आदमी ने हद ही पार कर दी। उसने उनका रास्ता रोक लिया। जब मदद के लिए कोई नहीं आया तो सावित्रीबाई ने अपनी मदद खुद की और उस आदमी को एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। बस उस दिन के बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उन पर हाथ उठाए। तो सावित्रीबाई का काम सिर्फ लड़कियों को पढ़ाने तक ही सीमित नहीं रहा। ये तो समाज में बड़े बदलाव लाने की उनकी लड़ाई की बस एक शुरुआत थी। उन्होंने जातिवाद के खिलाफ कविताएं लिखीं, बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठाई और छुआछूत को मिटाने के लिए अपने ही घर का कुआं उन लोगों के लिए खोल दिया जिन्हें अछूत कहकर पानी भरने से रोका जाता था। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने गोद लिए हुए बेटे की शादी दूसरी जाति की लड़की से कराकर एक और मिसाल कायम की। उनका एक और बहुत बड़ा काम था बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना करना। ये एक ऐसा सेफ हाउस था उन गर्भवती विधवाओं और रेप सर्वाइवर्स के लिए जिन्हें समाज तिरस्कार की नज़र से देखता था। यहाँ वो सुरक्षित माहौल में अपने बच्चे को जन्म दे सकती थीं।
ये सिर्फ एक आश्रय नहीं था, ये जिंदगी और सम्मान बचाने का एक जरिया था। जब उनके पति ज्योतिबा फूले का निधन हुआ, तब भी सावित्रीबाई ने एक और बड़ी परंपरा को तोड़ा। उन्होंने खुद उनकी चिता को मुखाग्नि दी। एक ऐसा काम जो उस जमाने में कोई महिला करे, ये सोचा भी नहीं जा सकता था। ये उनके नेतृत्व और हिम्मत का एक और सबूत था। तो अब हम आते हैं उनकी कहानी के आखिरी हिस्से पर। देखते हैं कि उनका आखिरी बलिदान क्या था और उनके काम ने हमारे समाज पर कितना गहरा असर डाला। अपने पति की मौत के बाद उन्होंने सामाजिक सुधार के आंदोलन की कमान पूरी तरह से अपने हाथ में ले ली। 1897 में जब पुणे में प्लेग की भयानक महामारी फैली, तो उन्होंने अपने डॉक्टर बेटे के साथ मिलकर एक क्लिनिक खोला। वो खुद बीमारों को अपनी पीठ पर लाद कर इलाज के लिए लाती थीं, और इसी सेवा के दौरान एक मरीज से ये बीमारी उन्हें भी लग गई और उनका निधन हो गया। आज एक लड़की का स्कूल जाना या एक महिला का टीचर होना हमें कितना नॉर्मल लगता है ना? ये सावित्रीबाई फूले के संघर्ष का ही नतीजा है। जिस चीज को हम आज अपना अधिकार समझते हैं, वो कभी एक बहुत बड़ा और मुश्किल सपना था। एक ऐसा सपना जिसे सावित्रीबाई ने अपनी जिंदगी की बाजी लगाकर हम सबके लिए सच किया। और आखिर में बस एक सवाल, परंपराएं कोई पत्थर की लकीर नहीं होती, उन्हें इंसान ही बनाते हैं। सावित्रीबाई ने कई पुरानी परंपराओं को तोड़ा और नई, बेहतर परंपराओं की नींव रखी। आज हमारे समाज में ऐसी कौन सी परंपरा है जिसे बदलने की जरूरत है? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें। अपने विचार और सुझाव कमेंट में साझा करें, हम आपकी राय का स्वागत करते हैं। ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल दी एके रिपोर्ट को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। आपका समय और समर्थन देने के लिए दिल से धन्यवाद।